अच्छा, तो फिर मैं अकेला रह गया था। मेरे चारों ओर था नवंबर महीने का अंधकार, चक्करदार बर्फ की आंधियां, घर बर्फ से लद गया था, पाइपों व चिमनियों से साए साए की आवाज आ रही थी। अपने जीवन के सारे 24 वर्ष मैंने बहुत बड़े शहर में बिताए थे और मैं सोचता था कि बर्फ के तूफान सिर्फ उपन्यासों में आते हैं, लेकिन अब पता चला था कि बर्फ के तूफान वास्तव में साए साए करके दहाड़ते हैं। शामें यहाँ असाधारण लंबी होती हैं। नीले रंग के शेड के नीचे वाला बल्ब धुंधली सी खिड़की में प्रतिबिंबित हो रहा था और अपने बाएं हाथ के उस तरफ चमकते इस धब्बे को देख मैं सपनों में खो गया। मैं जिले के शहर के सपने देख रहा था, जो मेरी नियुक्ति वाले गांव से 40 विस्ता 1.06 की मी या 3500 फीट दूर था। मुझे वहां भाग जाने की उत्कट इच्छा हो रही थी। वहां बिजली थी, चार और डॉक्टर थे, उनसे सलाह मशवरा किया जा सकता था। जो भी हो, वहां की हालत उतनी भयानक न थी, लेकिन भाग जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी और कभी कभी मैं खुद ही समझ जाता था कि यह कायरता है। आखिर इसलिए ही तो मैंने चिकित्सा शिक्षा पाई थी। क्या होगा अगर किसी गर्भवती औरत को लाते हैं और यह प्रसव का एक अति जटिल मामला हो? या मान लो किसी ऐसे मरीज को लाते हैं जिसकी आंख नीचे उतरकर फट गई हो, तो मैं क्या करूंगा? मेहरबानी करके बताइए। केवल 48 दिन पहले मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई खास विशिष्टता के साथ पास की है, लेकिन विशिष्टता अपनी जगह है और हर्निया अपनी जगह। एक बार मैंने प्रोफेसर साहब को हर्निया का ऑपरेशन करते देखा था। वे ऑपरेशन कर रहे थे और मैं ऑपरेशन कक्ष में बेंच पर बैठा था। बस इतना ही। हर्निया के केवल विचार मात्र से मुझे पसीने छूट तारांकन जाते थे और 10 ठंडे पसीने की धाराएं कई बार रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के साथ साथ नीचे उतरती थीं। हर शाम को खूब चाय पीकर मैं एक ही पोज में बैठता था। मेरे बाएं हाथ की तरफ होती थी सारी प्रसूति प्रदर्शिकाएं और दाहिनी तरफ होते थे विभिन्न प्रकार के दसियों सचित्र खंड, शल्य चिकित्सा से संबंधित। मैं कराहता सिगरेट पीता, काली ठंडी चाय पीता, और एक बार मेरी आंख लग गई। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात 29 नवंबर की। दरवाजे पर की जोरदार धाईधाड़ से मेरी नींद खुली। लगभग 5-1 मिनट बाद पतलून पहनते हुए भी मरी याचनापूर्ण आंखें शल्य चिकित्सा की उन 11वीं किताबों पर ही गड़ी हुई थीं। मैंने स्लेज की पटरियों की चरा चरा सुनी। मेरे कान खासी तेज हो गए। संभवतः उत्तरी आंत से भी भयानक निकले बात। रात के 11 बजे मेरे पास निकोलस्किया के चिकित्सा केंद्र पर एक छोटी लड़की लाई गई। परिचारिका ने दबी आवाज में बताया, लड़की बहुत कमजोर है, मर रही है। कृपा कीजिए डॉक्टर, अस्पताल चलिए। याद है, मैंने हाथा पार किया, अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिट्टी के तेल से जलने वाले दिए की ओर जा रहा था। मानो किसी ने जादू कर दिया हो मुझ पर। ऐसे में देखता रहा टिमटिमाते दिए की तरफ। स्वागत कक्ष प्रकाशित था और मेरे सहायकों का पूरा दल चोगे पहने मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। ये थे चिकित्सा सहायक जिम्यान लूकिच, अभी जवान परंतु अत्यंत कुशल व प्रतिभा संपन्न, व 2 अनुभवी दायाना निकालायना व पिलागिया इवानवना। मैं तो था मात्र 24 वर्ष का डॉक्टर, जिसकी 2 मास पूर्व स्नातकीय दीक्षा के उपरांत निकोलस्किया अस्पताल के संचालक के रूप में नियुक्ति की गई थी। चिकित्सा सहायक ने गंभीरतापूर्वक दरवाजा खोला। मरीज लड़की की मां प्रकट हुई। नमदे के बने लंबे बूटों पर फिसलते हुए वह इतनी तेजी से अंदर आई मानो उड़कर आई हो। उसकी स्कार्फ पर की बर्फ अभी पिघली नहीं थी। उसके हाथ में कोई गठरी थी और उस गठरी से सन सन फूस फूस की आवाजें आ रही थीं। मां का चेहरा कुछ विकृत हो गया था, वह रो रही थी निःशब्द। जब उसने अपना ओवरकोट भेड़ की खाल का बना और स्कार्फ उतार डाला और गठरी खोली तो मुझे 3-1 साल की लड़की दिखाई दी। मैंने उसकी तरफ देखा। वह इतनी सुंदर थी कि कुछ समय के लिए शल्य चिकित्सा, अकेलापन, कहीं काम न आने वाला विश्वविद्यालय में पाया। ज्ञान, सब कुछ भूल गया मैं। किससे करें उसकी तुलना? कैसी लग रही थी वो? केवल चॉकलेट के डिब्बों पर बनाते हैं ऐसे बच्चों के चित्र, जिनके बाल प्राकृतिक धुंधलाले होते हैं और गेहूं की बाली के समान सुनहरे होते हैं। नीली बड़ी बड़ी आंखें, गुड़िया जैसे गाल, देवदूतों की तस्वीरें।
बनाते हैं इस प्रकार, लेकिन उसकी आंखों की तह में एक अजीब अंधेरा था। मैं समझ गया कि यह भय के कारण है। वह सांस नहीं ले पा रही थी। 1 घंटे में यह मर जाएगी, मैंने सोचा निश्चित भाव से, और मेरा हृदय दर्द के मारे सिकुड़ गया। हर सांस के साथ बच्ची के गले में गड्ढे पड़ रहे थे, नसें फूल रही थीं, और उसका गुलाबी चेहरा हल्का नीला पड़ रहा था। इस रंग को मैं एकदम पहचान गया और उसका नतीजा सोचा। मैं तुरंत समझ गया कि क्या बात है और मैंने अपने जीवन का पहला निदान किया, एकदम सही। और खास बात यह है कि निदान मैंने ये दायों ने एक ही साथ किया, वे तो तजुर्बेकार थीं। बच्ची को डिप्थीरिया हो गया है, गला झिल्लियों से भर गया है और शीघ्र ही पूरी तरह बंद हो जाएगा। कितने दिन से बीमार है? अपने सहायकों की चौकन्नी चुप्पी के बीच मैंने पूछा। 5वां दिन है, 5वां। माँ ने बताया। वह अपनी सूखी आंखों से गंभीरतापूर्वक मेरी तरफ देखा। डिप्थीरिया। दांत भींचते हुए मैंने चिकित्सा सहायक को बताया। वह माँ को बोला, तू क्या कर रही थी इतने दिन? क्या सोच रही थी? और इसी समय मेरे पीछे से रोती आवाज आई, 5वां है मालिक, 5वां। मैं पीछे मुड़ा। वह मुझे दिखाई दी एक चुपचाप, गोल चेहरे वाली बूढ़ी औरत, सिर पर स्कार्फ बांधे हुए। अच्छा होता अगर दुनिया में ये बूढ़ियां बिल्कुल न होतीं। खतरे के पूर्वाभास की उदासी में मैंने सोचा और कहा, तू चुप कर, बुढ़िया, बाधा डाल रही है। माँ को फिर कहा, क्या सोच रही थी? 5 दिन तक। हाँ। माँ ने अचानक यंत्रवत बच्ची को बुढ़िया को दे दिया और वह मेरे आगे घुटनों पर बैठ गई। उसे दवाई दो, उसने कहा। वह जमीन पर सिर पटका। अगर बच्ची मर गई तो मैं फांसी लगा लूंगी। खड़ी हो जाओ तुरंत, मैंने जवाब दिया, वरना मैं तुमसे बात तक नहीं करूंगा। माँ एकदम खड़ी हो गई, घेरदार ढीले घाघरे को सरसराते हुए उसने बुढ़िया से बच्ची को ले लिया और झुलाने लगी। बुढ़िया अपने सामने क्रॉस बनाकर प्रार्थना करने लगी और बच्ची सांप के समान फुसफुस करते हुए सांस ले रही थी। चिकित्सा सहायक ने कहा, वे सब ऐसे ही करती हैं, जनता। और उसकी मूछें एक तरफ झुक गईं। क्या मतलब है? मर जाएगी वह? मेरी ओर देखते हुए, जैसा मुझे लगा, आग बबूला होते हुए माँ ने पूछा। मर जाएगी, धीरे से लेकिन मजबूती से कहा मैंने। बुढ़िया ने उसी वक्त घाघरे का पल्ला उठाया और उससे आंखें पोंछने लगी। काफी तजुर्बेकार थी। तेजी से झपटी सहायक की ओर वो उसके हाथ से अंकुरे को छुड़ा लिया, जिसके बाद उसने दांत भींचकर कहा, जारी रखिए डॉक्टर। सहायक धम्मस से गिर पड़ा, लेकिन हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने छुरी गले के अंदर घुसाई, उसके बाद चांदी की नली बिठाई गले में। नली ठीक से घुस गई, लेकिन का स्थिर थी, उसने कोई हलचल नहीं की। उसके गले में हवा नहीं जा रही थी, जो कि होना चाहिए था। मैंने गहरी सांस भरी, वह रुक गया, इसके अलावा कुछ और नहीं था करने को। मैं किसी से माफ़ी मांगना चाह रहा था, अपनी बेवकूफ़ी पर पछताना चाह रहा था कि डॉक्टरी पढ़ने के लिए प्रवेश लिया मेडिकल कॉलेज में। सन्नाटा छा गया, लिडका नीली पड़ रही थी। मैं अब सब छोड़कर रोना चाह रहा था कि अचानक लिका अजीब सी भभक उठी। नली से उसने खून के थक्कों का फव्वारा बाहर फेंका और हवा सनसनाती हुई उसके गले में घुस गई। बाद में बच्ची की सांस चालू हुई और वह रोने लगी। उसी वक्त सहायक उठ खड़ा हो गया, निस्तेज व पसीने से लथपथ, सुस्त व आतंक भरी नजरों से देखा उसने गले की ओर व उसे सीने में मेरी मदद करने लगा। मेरी आंखों पर छा गए पसीने के पर्दे और नींद के बावजूद मुझे दिखाई दे रहे थे दायों के खुश चेहरे, और उनमें से एक ने मुझसे कहा, अरे क्या बढ़िया ऑपरेशन किया आपने डॉक्टर। मुझे लगा कि वह मुझ पर व्यंग्य कस रही है, वह मैंने उसकी तरफ देखा अविश्वासपूर्ण उदास नज़र से। बाद में दरवाजे खुले व ताज़ी हवा अंदर आई। का को चादर में लपेटकर बाहर लाए व तुरंत दरवाजे में माँ प्रकट हुई। उसकी आंखें जंगली जानवरों की सी थीं, खौफ भरी। उसने मुझसे पूछा, कैसे हुआ? जब मैंने उसके शब्दों की आवाज़ सुनी तो मुझे पसीना छूट गया। केवल उस वक्त मुझे परिस्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। क्या होता अगर का टेबल पर ही मर जाती? लेकिन बहुत ही शांत स्वर में मैंने जवाब दिया, शांति रखो, जिंदा है, उम्मीद है जिएगी। जब तक नली नहीं निकालेंगे, बात नहीं कर पाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। और
वही बुढ़िया जमीन के नीचे से प्रकट हुई। वह उसने मेरी ओर, दरवाजे की ओर व ऊपर की ओर देखकर क्रॉस बनाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मुड़कर मैंने को कफ का इंजेक्शन देने का व बारी बारी उसके पास बैठने का आदेश दिया। उसके पश्चात अहाते से होकर अपने घर आया। याद है मेरे कमरे में नीली रोशनी थी, 2 लाइन की किताब पड़ी थी, अन्य किताबें इधर उधर बिखरी थीं। मैं बिना कपड़े बदले दीवान की ओर बढ़ा और दीवान पर लेटते ही मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गहरी नींद सो गया, सपने भी नहीं देखे उस रात। 1 महीना बीता, फिर दूसरा। मैंने बहुत कुछ देखा। कुछ मरीजों की बीमारी लिका के गले से भी भयंकर थी। मैं गले के बारे में तो भूल ही गया था। चारों ओर बर्फ पड़ी थी। दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। और एक दिन नए साल के बाद मेरे स्वागत कक्ष में एक औरत आई बच्ची को साथ लिए। बच्ची को इतने गरम कपड़े पहना रखे थे मानो छोटी सी अलमारी को कपड़ों से लादा हो। औरत की आंखों में चमक थी। मैंने उसे गौर से देखा व पहचान लिया। आहा, लिदिका, कैसी हो? सब ठीक है। लिदिका के गले पर लपेटे सारे रुमाल निकाल दिए। वह डर के मारे परे हट रही थी, हाथ नहीं लगाने दे रही थी। फिर भी उसकी ठुड्डी उठाकर उसके गले में झांकने में मैं कामयाब रहा। गुलाबी रंग के गले पर खड़ा कत्थई रंग का निशान था और 2 अड़े निशान टांकों के। सब ठीक है, मैंने कहा, अब आने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर, शुक्रिया। माँ बाली और कसे कहा, अंकल जी को शुक्रिया बोलो। लेकिन लिका को मुझे कुछ भी कहने की ख्वाहिश नहीं थी। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। धीरे धीरे मैं उसे भूल रहा था। मेरी प्रैक्टिस बढ़ती ही गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने एक दिन में 110 मरीज देखे। हमने सुबह 9 बजे शुरू किया व शाम को 8 बजे समाप्त किया। मैंने लड़खड़ाते हुए अपना चोगा उतारा। सीनियर दाई ने मुझे कहा, मरीजों की इतनी तादाद के लिए आपको ट्राकियोटोपी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको पता है गांवों में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपने मरीज लिका को मानो उसके गले की जगह इस्पात का गला बिठाकर सी दिया। इस गांव के लोग खास जाते हैं को देखने। इसे कहते हैं यश। डॉक्टर, मुबारक हो। वैसे ही जी रही है इस्पात के गले के संग? मैंने जानना चाहा। वैसे ही जी रही है। लेकिन आपके क्या कहने डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। कितने धीरज व शांति से करते हैं आप ऑपरेशन। सुंदर, अति उत्तम। हाँ, देखिए, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। न जाने क्यों मैंने कह तो डाला, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि थकावट के कारण मैं शर्माने के भी काबिल न था। मैंने केवल आंखें फेर ली। मैंने विदा ली व घर चला गया। जम के बर्फ पड़ रही थी, हर चीज पर छाए जा रही थी बर्फ। दिया जल रहा था और खड़ा था मेरा घर, अकेला, शांत व शानदार। और जब मैं घर की ओर बढ़ रहा था, मुझे एक ही चीज की तमन्ना थी, सोने की।